हे गाइस, दिस ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। आज इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रन से शायद, जी हाँ, 72 रन से हरा दिया है मैच। पहले हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया मैच से शुरू करते हैं हम। इंडिया हारा, बहुत बुरी तरीके से हारा। हर फील्ड में हम एक्सपोज रहे। वहाँ पे बॉलिंग हमारी हालांकि अच्छी थी। वहाँ पे सिर्फ हमारे वरुण चक्रवर्ती को ही वहाँ पे मार पड़ी, जो कि हमारे लिए की बॉलर होते हैं, जो जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वो विकेट लेके देते हैं हमको और रन कम देते हैं। तो एक वो एक माइनस पॉइंट था हमारे लिए। वहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से हारे हम। एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ पे हमारे लिए एक तरीके से वर्ल्ड कप कैंपेन एक तरीके से ख़त्म होता हुआ दिख रहा था। फिर शुरू होता है हमारे पड़ोसियों का दंगा नाच। उनकी आदत है कि अपने थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इंडिया पे क्या चल रहा है, इंडिया कैसे क्या करने वाला है, उस पर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो उनके क्रिटिक्स, उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, तो सीनियर प्लेयर का वहाँ नहीं समझ में आता है। ऐसी ऐसी बातें उनकी शुरू हो जाती हैं। अभी एशिया कप में ही बता रहे थे वो लोग कि बॉल में कुछ लगा देते हैं, ज़्यादा स्विंग मिलती है इंडियन बॉलर्स को। अभी वर्ल्ड कप शुरू होने से होते समय ही बात आई कि इंडियन जो बैटर्स हैं उनके बैट में चिप लगी है, जो बॉल हिट करते हैं तो ज़्यादा दूर तक जाती है। तो इस इतने ब्रह्म ज्ञान के बाद एक और नया ज्ञान लेके आए हैं कि पूरा टूर्नामेंट फिक्स है। आईसीसी क्या कर रहा है, इंडिया को फेवर कर रहा है। इनको क्या लगता है कि पूरा आईसीसी लगा हुआ है, इनको सिर्फ पाकिस्तान को किसी तरीके से बाहर कर। अब इनकी दोहरा चरित्र यही सामने आता है कि एक तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से बाहर करना चाहता है आईसीसी, इंडिया को फेवर करके। फिर ये भी कहते हुए मिलेंगे आपको कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच आईसीसी रखना ही चाहता है, इसलिए एक ग्रुप में रखेगा। उसके बाद जब पाकिस्तान ने बैकआउट की, इनको पूरा आईसीसी लग के मनाया कि नहीं तुमको खेल लो भैया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद फिर सेमीफाइनल में किसी तरह कोशिश करता है आईसीसी, फाइनल में कोशिश करता है कि रेवेन्यू बहुत आता है। तो दोनों तरीके की बातें कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो अब ये नया लेके आए हैं इनके जो सीनियर्स हैं कि आईसीसी जो ये टूर्नामेंट है पूरा फिक्स है। क्योंकि क्या हुआ क्या, अब जब साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच हो गया तो इंडिया की जब उम्मीदें कम होंगी तो उनको बड़ी खुशी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का मैच हुआ, ठीक है, उसमें वेस्ट इंडीज जीती। उसके बाद इनका खुद का मैच इंग्लैंड से हुआ, जो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे। और मुझे भी लग रहा था कि इनकी टीम उस फील्ड के लिए ज़्यादा सूटेबल थी, ज़्यादा फेवरेट थी उस समय, और अच्छा टॉस जीता इन्होंने। उसके बाद वहीं पे इनका ब्लंडर शुरू हो गया। सबसे पहले तो पहली बैटिंग पे ले चले गए। हालांकि इन्होंने अपने बॉलिंग को बैक किया, लेकिन ठीक है जो भी किया इन्होंने, हारे वो मैच, आके वहीं खड़े हो गए जहाँ पे इंडिया थी। हालांकि मुझे इससे मतलब नहीं है वो क्या कैसे कर रहे हैं, मुझे अपनी टीम से ज़्यादा मतलब रहता है। लेकिन क्योंकि ये मज़े ले रहे थे ज़्यादा, तो आखिरकार वहीं पे आके खड़े हो गए। तब इनको क्या लगा कि जो अगला मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हुआ था, उसमें ये चाह रहे थे कि श्रीलंका जीत जाए और चांसेस बन सकते थे, क्योंकि होम ग्राउंड का एडवांटेज श्रीलंका को मिलता। लेकिन न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके आती है। वो अब आप अगर प्रीवियस ईयर में ध्यान देंगे तो इंडिया हमेशा अच्छा खेलते हुए आई, लेकिन एक ऐसी टीम न्यूजीलैंड ही है जो अक्सर हमको एक टफ फाइट देती रहती है। क्यों? क्योंकि उनके एक तो प्लेयर वो अपने चुनती है अपने हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से। उनके अपने प्लेयर हैं उनके पास, और वो बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आते हैं किस तरह हमको हर मैच में, किस तरह हमको क्या चीज़ अप्रोच करके चलना है। तो न्यूजीलैंड वहाँ पे जीती। फिर इनकी नैया और डूबी वहाँ पे। उसके बाद मैच हुआ वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो हुआ, उसमें इंडियंस जो चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीत जाए तो एक चांस बन जाएगा कि इंडिया अपना मैच जो है वो जीत के सेमीफाइनल पहुंच जाएगी। हालांकि क्योंकि आज इंडिया जीत गई जिम्बाब्वे से, लेकिन जो एक डिसाइडर टाइप का होगा वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच होगा, ईडन गार्डन में होगा। अब किस पिच पे होगा वहाँ पे, क्योंकि इस समय वहाँ की जो पिच पहले की जो पिचेस होती थी वो थोड़ा सा बैटिंग को फेवर करती थी, लेकिन फिलहाल रिसेंट ईयर्स में वहाँ पे बॉलिंग पिचेस देखने को मिल रही हैं। तो हाई स्कोर मैचेस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है कि वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग है वो बहुत ही सुप्रीम टाइप की है। वो जिस दिन उनका दिन रहेगा वो इतने रन कर जाएंगे, और उस तरह के पिचेस पे भी, क्योंकि उनके मिस हिट भी छक्के चले जाते हैं। उनके प्लेयर्स इतने छक्के इस टूर्नामेंट्स में लगाए हैं, सबसे ज़्यादा लगाए हैं। तो इंडिया को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अब जिम्बाब्वे जीत गई है तो वेस्ट इंडीज़ से जीत कर चली ही जाएगी सेमीफाइनल में। वो काफ़ी टफ मैच होगा, देखने लायक मैच होगा। उस दिन पता चलेगा कि कौन सेमीफाइनल पहुँचता है। हालांकि पाकिस्तान का हालत अब ये है कि अगला मैच जो होगा, कल जो होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का,
अब ये चाह रहे हैं कि इंग्लैंड जीत जाए, लेकिन मुझे जो लगता है कि न्यूजीलैंड ही फेवरेट रहेगी, क्योंकि प्रेमदासा में हो रहा है, स्पिन का ज़्यादा रोल रहेगा। और इंग्लैंड अपने दोनों मैचेस जीती जरूर है, लेकिन बहुत ही क्लीन स्वीप टाइप का नहीं किया उन्होंने। थोड़ा सा फंसे भी है बीच बीच में। अगर उस दिन पाकिस्तान से ही जो मैच था, अगर उस दिन हैरी ब्रूक अगर वो आउट कर लेते तो मैच फंस सकता था, एक जीवन दान भी मिला था उनको। तो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच है कल, वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का क्या होना है सेमीफाइनल को लेके। उसमें भी एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसा पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड हार जाए मैच और इंग्लैंड जीत जाए, उसके बाद भी उनको श्रीलंका से मैच खेलना है, जो श्रीलंका में ही होगा। पाकिस्तान के लिए अगर वहाँ पे सारे मैचेस हो रहे हैं तो श्रीलंका के भी सारे मैचेस वहीं पे हो रहे हैं, तो और श्रीलंका को ज़्यादा होम एडवांटेज वहाँ पे रहेगा। श्रीलंका को हम नहीं कह सकते कि कब किस दिन कैसा खेलेगी, क्योंकि उनकी बैटिंग कभी कभी ऐसा लगती है कि सबको आउट क्लास कर देती है, ना किसी लगता है कि उनको कोई आउट ही नहीं कर सकता उस दिन। तो देखना होगा कि उसके बाद अगर ये जीत भी जाते हैं तो इनको कल के मैच जो होगा उसमें इंग्लैंड किस तरह जीत रही है वो सब कैलकुलेशन करना होगा, नेट रन रेट की बात आएगी। तो एकदम क्लियर तो नहीं रह गया है, तो इसलिए कहते हैं बहुत मजे नहीं लेने चाहिए किसी के लिए। मजे अब उसी जगह आके खुद भी खड़े हो चुके हैं। उसके बाद 1 मार्च को होगा जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका का, कोई मतलब नहीं होगा इस मैच का, डेड रबर मैच है। फिर 1 मार्च को ही इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच होगा, जो डिसाइड करेगा कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के मैच जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में हुआ है। इंडिया ने 256 रन बनाए, अच्छी बैटिंग की है, सबने अच्छी बैटिंग की है। मुझे जो एक शिकायत शुरुआत से रही है, हालांकि लोगों को हो सकता है कि उल्टा लगे इसमें, कि मुझे शिवम दुबे टीम में पता नहीं क्यों समझ नहीं आते हैं। कि उनका रोल है कि वो सिर्फ जब स्पिन आएगी वो हिट करेंगे, कभी कभी उनको पार्ट टाइम यूज़ कर लेते हैं बॉलिंग। उसके चक्कर में टीम का ऐसा ये लोग बैंड बजा के रखे हैं कि ना उस आदमी से फील्डिंग होती है, ना उससे दौड़ा जाता है। वो 4 से 8 रन 10 रन वो हर मैच में एक्स्ट्रा देता ही देता है, फील्डिंग से सिर्फ बता रहा हूँ। ऊपर से बॉलिंग में उन्होंने जब भी अच्छा किया है वो तभी किया है जब अदर बॉलर्स ने प्रेशर बना के रखा हो, और उनको एक एज अ फिलर जब कि किसी का ओवर नहीं पूरा कराना होगा तो बीच में 1-2 ओवर सोचते हैं कि उनसे निकाल। जैसे एशिया कप में किस्मत अच्छी थी पाकिस्तान से, वो मैच किस तरह जीते हैं सब लोग जान रहे हैं हम लोग। और उसमें 4 बॉलर के साथ इंडिया उतरी थी, 5वां बॉलर हमारे यही भाई साहब थे, और उस दिन किस्मत अच्छी थी इंडिया की कि निकल गया। वरना मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शिवम दुबे किसी दिन आपको इतना बुरा मैच हरा देंगे, सिर्फ अपनी गंदी बॉलिंग, अपनी गंदी फील्डिंग की वजह से, सिर्फ उनकी बैटिंग चक्कर जो हम उनको खिलाते हैं। क्योंकि भाई थोड़ा तो मतलब लगे कि आप स्पोर्टमैन टाइप की बॉडी है आपकी, थोड़ा सा रिफ्लेक्स हो। वरुण चक्रवर्ती भी दूसरी जगह उसी तरीके के हैं, लेकिन वो इतने अच्छे बॉलर हैं कि उनकी जगह बनती है। लेकिन शिवम दुबे का नहीं समझ में आता है, आप उनकी जगह प्रॉपर हिटर नहीं रख सकते हैं। आईपीएल में हमको बहुत सारे हिटर, शशांक हो गए, आशुतोष हो गए, ऐसे बहुत से हिटर हमको दिखे जो स्पिन भी कर सकते हैं, अच्छी स्पिन करते हैं वो लोग, बॉलिंग भी करते हैं। अगर आपको ओवर 1-2 ओवर ही निकालने हैं तो रिंकू भी कर लेते। रिंकू का आज मैच से निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया कुछ नहीं पता। क्या उनको आपने इतना टाइम दिया था कि वो आपको परफॉर्म करके देते? क्या इतनी बॉल उन्होंने खेल रखी थी? एक अफ्रीका वाले मैच को छोड़ दें अगर, तो उसमें भी वो कब आए थे जब 30 बॉल पे 100 रन चाहिए था? क्या उसमें करता वो आदमी? तो उसने हिट किया, आउट हो गया, चला गया। तो समझ नहीं आया कि रिंकू को क्यों निकाल दिया। कुछ नहीं तो 10-15 रन सिर्फ फील्डिंग से रिंकू सिंह बचा के देते हैं आपको। हालांकि आज एक कैच छूटा, लेकिन एक आध कैच सबसे छूट जाता है, इसमें नहीं कोई बड़ी बात है। तो शिवम दुबे को मुझे टीम में जगह समझ ही नहीं आती है। हालांकि कई मैचेस उन्होंने बना के दिए, लेकिन जब आप लगातार किसी को इतना चांसेस दिए चले जा रहे हैं, तो जब आदमी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा है तो कुछ तो उसके अंदर है ही, ऐसा नहीं है कि बर्बाद है। लेकिन आप इंटरनेशनल टीम तैयार कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप की टीम तैयार कर रहे हैं, इतनी कमजोर कड़ियां लेके चले जाएंगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा? मुझे लगता है कि एक प्रॉपर हिटर हमारे पास नीचे होना चाहिए, जो थोड़ा सा एथलेटिक बॉडी हो, फील्डिंग अच्छी करे, और थोड़ी बहुत आपको बॉलिंग चाहिए 1-2 ओवर की तो वो भी कर ले। और बहुत से प्लेयर हमारे पास ऐसे हैं। तिलक वर्मा की जगह नीचे ही बनती है, उन्होंने नीचे ही अच्छा खेला है। उनको ऊपर जब भी खिलाया गया वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों क्या होता है कि वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं खेलने में, और जब भी नीचे खेलते हैं अच्छी हिटिंग करते हैं, उनके पास शॉट वैरायटी, दम, सब कुछ है। लेकिन जब भी उनको ऊपर चांस मिलता है थोड़ा सा स्लो करते हैं, उनकी जगह नीचे ही बनती है। आज उनको नीचे खिलाया गया, काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है। दूसरी बात, आज संजू सैमसन को ओपनिंग कराया गया। यही मैं कह रहा था, शुरुआत से कह रहा था कि किशन को आप खिला ली, चलिए ठीक, अच्छी बात है, उन्होंने सेंचुरी बनाई थी इस टूर्नामेंट में भी, एक पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, आज भी ठीक ठाक खेलिया है। लेकिन
जब आपको किसी प्लेयर को खिलाना है, तो जैसे अब ये वर्ल्ड कप खत्म हो रहा था, इसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाना शुरू करेंगे ना, आप कुछ चेंजेस पहले से करेंगे, ट्राई करेंगे लोगों को। लेकिन जब वर्ल्ड कप करीब आ जाएगा, 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो आप एक जो आपकी टीम बन चुकी है उसको खिला के देख रहे हैं, अगर वो सही चलता चला जा रहा है, तो आप एंड टाइम पे जब वर्ल्ड कप आ जाएगा तो उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी उस प्लेयर में वो बिलीव आएगा कि हाँ, टीम मैनेजमेंट है, वो मुझ पर भरोसा कर रही है, मेरे 1-2 फेलियर्स आ रहे हैं। जैसे अभी आपने अभिषेक शर्मा पे किया ना भरोसा, 3-4 मैच उनको दिए ना एक्स्ट्रा, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले परफॉर्म किया हुआ है। अब 1-2-3 मैच 4 मैच उनके अगर खराब हो गए, तो ऐसा नहीं है कि उनके जो बैठा, अभी उसी जगह उनको बैठा दिया था, तो इसके बाद जब भी आप उनको लाते, वो कॉन्फिडेंस में कभी ना आ पाते। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब आप संजू सैमसन को लगातार खिलाए चले जा रहे थे, या तो आप पहले से ईशान किशन को खिला रहे होते, तो उनको बैठाना मेरे हिसाब से एक मानसिक तौर पे इफेक्ट करता है पूरी टीम को, मुझे जो लगता है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि बैटिंग पे जो शुरुआत में हमको थोड़ा डगमगाहट दिखाई दी, वो उसी वजह से मुझे लग रहा है हुआ होगा। अब जो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता है, इतना ओल्ड स्कूल स्ट्रेटेजी है कि उसको आप इतना इग्नोर कर दिए। इतने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपके पास है, सबको लाइन से आप खिलाए चले जा रहे हैं, तो बड़ा वो आसान हो जाता है सामने वाली टीम के लिए। तो संजू सैमसन की जगह तो वैसे भी बनती थी। मुझे लगता है कि रिंकू सिंह अभी भी टीम में होने चाहिए, और शिवम दुबे की जगह नहीं बनती है। आज उनसे बॉलिंग कराई गई है, जरा देखिए। पहली बात तो 256 रन इंडिया ने बनाए, बहुत अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद आपने जिम्बाब्वे को 184 रन बनाने दिए ऊपर से, और 184 रन चलिए ठीक है बनाया जिम्बाब्वे ने, अच्छा किया। इसमें से शिवम दुबे को 2 ओवर कराया है, 46 रन दिया उन्होंने, 1 विकेट उनको किस्मत से मिली है। इतनी वाइड आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बॉलिंग की? 1-2 छक्के आपको पड़ जाने तो आपकी लाइन इतनी खराब हो जा रही है। इतना तो डोमेस्टिक लेवल पर नहीं अच्छा लगता देखने में, और इंटरनेशनल मैच में इस तरह देखना इतना गंदा लगता है। और सूर्य कुमार यादव को पता नहीं क्या उनसे एक प्रेम रहता है कि जब भी मैच लगता है कि इंडिया के पक्ष में पूरी तरीके से है, तो वो शिवम दुबे को लाके उनकी प्रैक्टिस पता नहीं किस लिए करा रहे हैं, आईपीएल के लिए करा रहे हैं कि रणजी के लिए करा रहे हैं, समझ नहीं आता है। प्रैक्टिस उनको पहले करानी चाहिए थी, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलना चाहिए था। तो शिवम दुबे को लाते हैं, हो सकता है कि उनको 1-2 विकेट मिल जाए, जैसे कुछ मैचेस में उन्होंने लिए हैं। जब भी अगली टीम प्रेशर रहती है, शिवम दुबे को लाके उनको 1-2 विकेट दिला के एक ऑलराउंडर दिखाने की कोशिश की जाती है, वो जो कि वो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए, ये हो गई बात शिवम दुबे की। दूसरी बात, कमेंटेटर, हमारे हिंदी कमेंटेटर। जब मैच चल रहा था तो जिम्बाब्वे बैटिंग कर रही है, ब्रायन बेनेट बैटिंग कर रहे थे, 50 उनका हो गया था, काफ़ी रन चाहिए थे कम बॉल पे। तो इन लोग का अलग टाइप का एक, इसको तो मतलब रूड भी नहीं कह सकते, ये बड़बोलापन ही है सिर्फ। ब्रायन बेनेट ने 50 किया, तो आकाश चोपड़ा और पठान, शायद इरफान पठान थे, तो आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि पिछले शायद 4-5 इनिंग में, वो पिछली इनिंग में जब वेस्ट इंडीज से खेले तो उसमें ही आउट हुए थे, उसके पहले जितने भी इनिंग्स उन्होंने खेली 50 बनाई है और नॉट आउट गए हैं। तो वहीं पे उनको डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, आज आउट होंगे, अभी तक नहीं आउट हो लेकिन आज आउट होंगे। किस बेसिस पर कह रहे हो? चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा रन बचे हैं, हो सकता है हिट करने के चक्कर में आउट हो जाए, लेकिन ये मतलब ये किस तरह बड़बोलापन है कि तुम भविष्य बताने के चक्कर में, एक तो भविष्यवाणी बहुत करते हैं आकाश चोपड़ा, उनको आप जब भी उनकी कमेंट्री सुनेंगे तो इतनी भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि 2-3 मान लीजिए सही हो गया, तो वो उसी में वाही पूरा लूटते हैं। तो वहां पे बोल दिए कि आउट आज होंगे, और मैं तब से यही देख रहा था शायद आज ये ना आउट होता तब इनको बताया जाए। ब्रेनेट ने 97 रन बनाए हैं 59 बॉल पे, 6 छक्के मारे, इसके पहले उसने छक्के ही नहीं मारे थे। तो इतना बड़बोलापन अच्छा नहीं होता है। एक तो हिंदी कमेंट्री वैसे सुनने का मन नहीं करता है, ऊपर से इन लोग का एक ये हो गए, सिद्धू हो गए, सिद्धू का तो शायरी नहीं खत्म होती है उनकी, क्या बात की जाए उसमें, पता नहीं कहाँ बसड्डे से कोई किताब खरीद ली है, उसमें पता नहीं क्या शायरी लिखी है। 5th क्लास का बच्चा जो शायरी उनसे अच्छी लिख दे, उससे भी बेगायरत शायरियाँ उनको पढ़ना रहता है उसमें। वैसे आकाश चोपड़ा, इनको हर चीज़ का तुक मिलाना रहेगा, राइमिंग करना रहता है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बकर बकर सब लगा हुआ है उसी में। ऊपर से आज शिवम दुबे की बॉलिंग देख के इतना दिमाग खराब हुआ, इतना दिमाग खराब हुआ, ओवर खत्म ही नहीं हो रहा, चलते चले जा रहा, चलते चले जा रहा, नो बॉल दे रहे हैं, उसके बाद 2-2 वाइड चली जा रही है, पिच के बाहर बंदा फेंक दिया। इतना तुमको मतलब बेसिक रूल नहीं पता है कि तुम प्लेयर बैट्समैन कितना भी आगे बढ़ जाए, तुम पिच के बाहर नहीं बॉल फेंक सकते हो, उस पर भी नो दे रहे हैं। अरे पिच के बाहर चला गया बैट्समैन तो तुम पीछे फेंक दो ना। मुंह ऐसा बना के आदमी आता है कि ऐसे लगता है कि 150 के ऊपर ही फेंकने वाला है, 120-25 स्पीड से बॉल कर रहे हो, उसमें भी स्लोअर फेंकना है, बैक हैंड स्लोअर फेंक रहे हैं, नो चली जा रही है, बॉलिंग ऑप्शन उनको लिया जा रहा है। खैर, अगला मैच इंडिया वेस्ट इंडीज़ का 1 तारीख को होगा, जहाँ पे डिसाइड होगा कि इंडिया जाएगी नहीं जाएगी। मुझे तो बड़ा डाउट है, अब जिस तरह का
क्रिकेट अभी तक इन्होंने खेला है। आज भी बैटिंग अच्छी हुई हमारी, लेकिन बैटिंग पिच थी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बैटिंग वेस्ट इंडीज़ की भी बहुत अच्छी है और हमारे बॉलर्स कुछ इतना उस फ्लो में नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अभी तक मुझे जो सबसे अच्छा अपने अपने तरीके से बॉलिंग करते हुए दिखे हैं अपने जोन में, वो अर्शदीप ही दिखे हैं। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को भी दोनों मैच में काफ़ी रन पड़े हैं, बुमराह को भी आज पड़े हैं काफ़ी रन उनके रेपुटेशन के हिसाब से। और अक्षर को खिलाया गया था पहले ओवर में, उन्होंने विकेट लिया, लेकिन उसके बाद उन पर भी छक्के उक्के लगे हैं काफ़ी। हार्दिक ने अच्छा फेंका। हार्दिक का दिन कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है, कभी बहुत अच्छी फेंक देते हैं, कभी नहीं पड़ती उनसे। तो इस तरह की बॉलिंग यूनिट के साथ हम खेल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मित्रों, अब बात करते हैं, एक न्यूज़ आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि शायद चीफ जस्टिस ने 8th क्लास में एक चैप्टर, शायद एक टॉपिक इंक्लूड किया गया था, जिसमें जुडिशरी सिस्टम में जो करप्शन है उस पर कुछ बातें लिखी हुई थी। तो उस पर शायद उनको ख़राब लगा, या जो भी लगा उनको, उन्होंने उस पर कहा। और केंद्र सरकार ने उस जो किताबें थी जिनमें ये टॉपिक या चैप्टर छपा हुआ था, सबको वापस बुला लिया है। सारा लगभग 2-2.5 लाख कॉपीज़ थी जिनको रिक्लेम किया गया है, वापस लिया गया है। इन बच्चों को ये सब क्या पढ़ा दे रहे हो कि जुडिशरी सिस्टम में करप्शन क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों की 8th क्लास को? उनके दिमाग में ये सब उल्टी सीधे चीज़ें क्यों डाल रहे हो? एक तो इतना क्यूट हमारा जुडिशरी सिस्टम है, तो उस पर तुम इल्ज़ाम लगा दो, शुरुआत से बच्चों को सिखा दो कि नहीं ये भ्रष्ट होते हैं। अगर तुम बच्चों को पहले से बता दोगे कि जज भ्रष्ट है, जज या फिर सिस्टम हमारा ऐसा है, तो क्या क्या सीखेगा बच्चा? कुछ लोग कहेंगे कि एक जज थे, उनके घर पे कुछ पैसे मिले थे। जब उन्होंने कह दिया कि उनके घर पे नहीं मिला है, उनका नहीं है, तो क्यों उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा ना वो कमरा वो नहीं यूज करते थे, फिर भी। और जब जज साहब खुद कह रहे हैं तो जज की बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे भाई? अब तुम जज पे ही शक करने लगोगे तो कैसे चलेगा देश? तो कहाँ जाओगे न्याय मांगने? जब उन्होंने क्लियर कह दिया ना कि उनकी नोट, एक तो उनका पैसा नहीं है, और दूसरी बात जिस कमरे में मिला है वो कमरा यूज ही नहीं करते थे, फिर भी उनके पीछे पड़े रहो। अब इन्हीं सबको लेकर तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं बहुत भ्रष्टाचार है हमारे जुडिशरी सिस्टम में। नहीं है भाई, एकदम ईमानदार क्यूट लोग हैं वहाँ पे। गर्मी छुट्टी लेते हैं, थक जाते हैं वो लोग, ठंडी छुट्टी लेते हैं, तो उनको वैसे ये सब पढ़ाने की जरूरत क्या है बच्चों को फर्जी की? तो अच्छा किया ये सब वापस ले लिया है। तो ज़्यादा जज साहब के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, जज साहब को अकेला छोड़ दो, नहीं तो फिर अच्छे से जजमेंट दे नहीं पाएंगे। इसीलिए इतने केसेस पेंडिंग रहते हैं, सब उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं सब लोग। तो अपने बचाने के चक्कर में वो उलझे रहते हैं, तो तुम्हारा कहाँ से केस सॉल्व करेंगे वो? तो ज़्यादा जज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? और ये सब किताबें वो सब वापस लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं किताब फाड़ फेंक देनी चाहिए सब। जज साहब को कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए भाई। खैर छोड़िए मित्रों, अब आते हैं हम अपने शहर लखनऊ में। लखनऊ में आसियाना में एक बहुत तगड़ा केस हुआ कि एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब आपने सारा केस पढ़ा होगा, क्या हुआ कैसे हुआ। उसमें सबसे बढ़िया क्या लगता है कि लोग पहले दिन से ही जज बन जाते हैं। फिर देखिए जज की बात आ गई, पहले दिन से ही जज बन जाते हैं। सब क्लियर हो गया सोशल मीडिया पे पूरा कि जो बाप था बहुत ज़्यादा प्रेशर करता था नीट के लिए, और लड़के ने उसी प्रेशर में नहीं समझ में आया तो फायर कर दिया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद उसको छुपाने के चक्कर में उसने ऐसा ऐसा किया। सबने क्या किया, सोशल मीडिया पे पूरा वर्डिक्ट सुना दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ है, बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रेशर नहीं करना चाहिए। बाद चीज़ें खुलती चली गई। यही होता है कि तुरंत जज नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा सब्र रखते हैं तो केस अलग होता है भाई। आदमी कुछ करता है तो उसको छुपाने की कोशिश करता है ना, तो पहले से क्यों मान लेते हो कि एकदम क्लियर तुम घर पे बैठे मोबाइल पे सब तुमको आ गया, सब तुम समझ गए, अब तुम ही वर्डिक्ट दे दोगे। अब उसमें क्या हुआ कि एक तो लड़का शायद ग्रेजुएशन कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, तो उससे ये है कि नीट तैयारी तो नहीं कर रहा था, सेकेंड ईयर में था, तो अब उसके ऊपर नीट की प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना, वो तो 12th के बाद डाला जाएगा ना। कि अब जब बीकॉम में एडमिशन हो गया सेकेंड ईयर में, तो नीट तैयारी करा क्या मतलब था? दूसरी बात, पता नहीं बीकॉम कर रहा है तो हो सकता है उसका सब्जेक्ट ही ना रहा हो साइंस साइड का, तो क्यों उस पर नीट के प्रेशर किया जाएगा? दूसरी बात, इतना बड़ा बिजनेसमैन था, बना बनाया बिजनेस था, उसको संभालने की कोशिश करता है। बाद में कई चीज़ें खुली हैं कि हो सकता है उसमें कुछ बातें आई हैं, अब कंफर्म है कि नहीं है, कि पिता का कुछ अफेयर या माँ ने कुछ साल पहले सुसाइड कर ली थी। जो भी रहा हो, तो इसमें मेन बात यह है कि जज नहीं बनना चाहिए, ठीक है? हर चीज़ को ऑनलाइन वर्डिक्ट नहीं करना चाहिए, और एक ही दिन में केस नहीं सुलझता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जज के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए जज के ऊपर बहुत प्रेशर होता है भैया, जज के पीछे ही पड़ जाते हो तुम लोग, फिर कोई भ्रष्टाचार नहीं करते जज बस। अच्छा मान लो कोई जज हो, कुछ हो ही मान लो भ्रष्ट। अब इसे एक एग्जांपल है कि कोई पिता है, बहुत शराब पीता है, जुआ खेलता है, इधर उधर उल्टे सारे काम करता है।
तो अब उसकी माँ क्या करेगी, अपने छोटे से छोटे बच्चे को जाके बताएगी नहीं बेटा इधर आओ तुमको कुछ बताना पापा के बारे में, सब कुछ बता देगी? नहीं, छुपाता है ना आदमी। क्यों? बच्चा अभी छोटा है, उसको ये सब थोड़ी बताया जाता है बाप की हरकतें। तो उसीलिए 8th क्लास के बच्चों को ये सब क्या बताने की जरूरत है यार अभी से, कि तुम्हारे जो जज साहब हैं ऐसे ऐसा। इसलिए बहुत ज़्यादा ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सब किताबें मुझे लग रहा है कि फाड़ के इसी को नीले ड्रम में डाल देना चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा जज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। खैर छोड़िए मित्रों, ये सब चीज़ें में अपना दिमाग मत खराब करिए। अगर ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा हो तो इस समय सबसे अच्छा मौका है कि कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिसिस वाला यूट्यूब चैनल खोलिए, या फिर इनके सीनियर क्रिटिक्स इन लोग का चैनल खोलिए और मज़ा से लीजिए पूरा, और पूरा चरम सुख की प्राप्ति करिए। जब तक ये पूरी तरीके से बाहर नहीं जाते तब तक इनको देखते रहिए। हालांकि इनको पैसे मिलेंगे लेकिन आपको भी तो सुख मिलेगा, तो इनको देखते रहिए, थोड़ा सा आराम मिलेगा। सब दुनिया में जो भी दुख या फिर जो उल्टे पुल्टे चीज़ें देख रहे हैं उससे आपका दिमाग हटेगा और शांत होगा दिमाग। ठीक है मित्रों, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो।